2018 से पहले मौलाना फजल रहमान, जिसको मैं भी और आप भी, हम दोनों यूनिवर्सिटी का डीन मानते हैं सियासत की, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान, पूरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। यही एक डीन की मैं बात करता हूँ, आसिफ अली जरदारी और ये मौलाना फजल रहमान। फजल रहमान साहब के बारे में मैं कह रहा हूँ 2018 के थोड़े से इधर उधर हो गए, क्योंकि 2018 में भी इनको शिकस्त हुई, 2024 के इलेक्शन में भी शिकस्त हुई, और शिकस्त देने वाला कौन था डेरा इस्माइल खान से? वो अली अमीन गंडापुर था, जो पीटीआई। और अभी ये बलूचिस्तान से इलेक्ट होके आए हुए। वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ से उड़ गए, होम डिस्ट्रिक्ट से हराया किसने? दोनों मरतबा, और लेकिन अली अमीन गंडापुर कौमी सतह के लीडर हैं, याद रखें, बल्कि बैनुल कौमी सतह, बैनुल कौमी सतह के हैं, बैनुल कौमी सतह। अगर थोड़ी सी वैसे ये अगर राजी ना हो ना, तो इनके पास गवर्नमेंट फिर बाहर एक रिक्वेस्ट करती है किसी जगह पे, और वहाँ से टेलीफोन आ जाता था, फिर मौलाना मान जाते हो। बाहर से? हाँ, बाहर से, बैरून मुल्क से, बैरून मुल्क से फोन आता है इनको, फोन आ जाता। अभी भी आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। जब आएगा मान जाए, मान जाएंगे, 100% मान जाए। अच्छा, ये बैरून मुल्क फिर अगले महीने आपसे पूछी मुल्क नहीं बताना मैं, नहीं, मैं अगले महीने की बात कर रहा हूं, मैं अगले महीने की बात कर रहा हूं, इस महीने नहीं, अगले महीने। अच्छा, मौलाना की तो दो कमाल है ना, एक तो उनकी स्माइल बड़ी जबरदस्त, यकीन करें कि जो मौलाना की स्माइल है, पूरी जो यहाँ पे पॉलिटिकल लाट है, किसी को अल्लाह ताला ने वो स्माइल नहीं दी जो मौलाना को दी। एक नंबर 2, मौलाना जो है ना एक सियासत के जादूगर है कि वो इकट्ठे, जैसे अब महमूद खान अचकज़ई साहब को बुला लिए, वो आज ना खाना खुना खा रहे हैं, सब लोग मिल मिला के मामला सेटल कर रहे हैं, एक ग्रैंड अपोजिशन बना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाल दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो साहब को हम नहीं बुलवाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक लिहाज से ठीक है, पीपल्स पार्टी चल के आएगी ना फिर इनके पास से। अच्छा, ये भी फिर इनको पता होगा, ये पता है, इनको पता होगा, मौलाना को पता होगा, या किसी ने उन्हीं में से बता दिया होगा कि आप ना बुलाना, हम खुद ही। मौलाना समझदार आदमी है, उन्होंने इनको एट द कहते हैं ना आर्म्स लेंथ रखा हुआ है, इनको पता है कि पीपल्स पार्टी नंगे पांव चल के आएगी मेरे पास। नहीं, वो तो एक लिहाज से मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, क्या आपको यकीन है कि ये एक ही सफ़े पर हैं, एक ही पेज पर हैं? किसी वक्त भी हो सकते हैं, इस वक्त नहीं है। हम देखें ना, वो बिलावल भुट्टो एक ऐसा स्टाइल में आ रहा है सामने, ऐसे लग रहा है कि घर घर की बात है। और जो अब्बा जी हैं आसिफ अली जरदारी, उनका वो जेस्चर नहीं सर, वो डिफरेंस होता है ना जी, हर घर के अंदर होता है, आपको भी अपने बेटे से होगा, मुझे भी अपने बेटे से। जो सामने आपको मुझे नजर आए, ये डिफरेंस वो औलादों हमारे घरों में होता है, सर औलादों के बाहर नजर नहीं आता सर। जब बाहर नजर आना शुरू हो जाए, हम और आपको नजर आना शुरू हो जाए, लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। जरदारी साहब और मियां शवासी साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने फैसला किया कि हार्मनी होनी चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो उस मीटिंग में नहीं शामिल थे। बाद में उन्होंने जाके अपोजिशन से मुलाकात कर ली, मुलाकात करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट को बिल पास नहीं होगा। फिर एक ही दिन के अंदर हो गया, सेनेट से भी हो गया, कौमी असम्बली से भी हो गया। नहीं, ये क्या, तो ये चीज़ जो है ना जी, ये एक बात है, हमें मान नहीं लेना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासी बयान ये कहते रहते हैं, हो सकता है सियासतदान जब भी हो ना, कोई बात करें कि यार आपने तो परसों बुध वाले दिन या मंगल वाले दिन या पिछले हफ्ते ये बात की थी, तो क्या कहता है ये सियासी बयान था। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है ना जी, सियासत कहते हैं, कुछ भी पॉसिबल हो। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी से कहते हैं कि अपने बयान से मुकर जाए और फिर कहेंगे सियासी बयान था। अच्छा साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, कराची से रिलेटेड है, और अहले कराची जो हैं वो इस कहानी से वाकिफ़ भी हैं, और बड़ा दिल दुखता है कि क्या कराची के साथ हो रहा है। बेसिकली कुछ 10 पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त सोमालिया में जो कज़ाक हैं उनके कब्ज़े में हैं, और उनकी फ़ैमिली 5 महीने से अपने प्यारों का रास्ता देख रही है, और कज़ाक जो उनकी तस्वीरें रिलीज़ कर देते हैं, $3 मिलियन मांग रहे हैं वो। ना हुकूमत पाकिस्तान रेडी है, ना कुछ और बंदोबस्त हो रहा है, और ना सोमालियन गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट कर रही है सारे मामले के अंदर, और जिसका जहाज़ है वो ही मुकर गया हुआ है। तो ये एक मल्टी शेड स्टोरी है कि एक तो सोमालिया के अंदर ही ऐसा क्यों होता है, फिर ये जो जहाज़ होते हैं दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रेड रूट्स के ऊपर चलने वाले जहाज़ हैं, इनके मालकान कौन होते हैं, और दूसरा ये कि बड़े बड़े मुल्क जो होते हैं उनके अपने जहाज़ क्यों नहीं होते, और हर मुल्क के ऊपर किसी न किसी मुल्क का, छोटे मुल्क का फ्लैग क्यों लगा होता है, और क्या पाकिस्तानी जो है हर मरतबा वहाँ से इसी तरह अगवा होते रहेंगे और उनको पैसे दे के छुड़वाना पड़ेगा। ये एक बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है जो आने
वाले वक्फे के बाद, इस वक्फे के बाद हम आपके सामने रखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है, कराची से रिलेटेड है। कराची के लोग हैं और 10 पाकिस्तानी हैं इस वक्त सोमालिया के अंदर गिरफ़्तार हैं। 21 अप्रैल को ये जहाज़ था मोगोडोशो जा रहा था जो सोमालिया का कैपिटल है, और सोमालियन कज़ाक ने ही इसको पकड़ लिया और इसके अंदर तेल लदा हुआ है। यूएई से जा रहा था ये, और इसका मालिक कौन है किसी को कुछ पता नहीं है। और अब 5 महीने से पाकिस्तानी उनकी हिरासत में है, उनकी पिटाई भी की जाती है, उनको खाना भी नहीं दिया जाता और उनकी वीडियो बना के उसकी फैमिली को भेजी जाती है। कोई वाली वारस नहीं 10 पाकिस्तानियों का। इसमें इंडोनेशियन भी हैं और इंडियन भी हैं। ये 17 लोग हैं लेकिन 10 पाकिस्तानी हैं। अब ये जो स्टोरी है ना, है बड़ी ट्रेजिक वैसे इस्तार साहब। इन बेचारों का कौन वाली वारस है, कौन छुड़ाएगा वैसे इनको? आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या हुकूमती सतह पर या कोई फॉरेन ऑफिस या कोई ऐसा इदारा जो इस काम के लिए बना हो वो उसको अप्रोच करें और फिर वो उसको छोड़ने पे आए? हुकूमत का अपना मसला बना हुआ, और ये आज का मसला नहीं बना हुआ। कितने अरसे से जब भी हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, हुकूमत के अपने ज़ाती मसाइल वो बने होते हैं जिसमें उनकी अपनी सर्वाइवल किट होती है, जिसमें वो फंसे होते हैं। अब वो सर्वाइवल किट में अपने फंसे हुए हैं एज यूजुअल, पहले भी फंसते रहे हैं। वो कैसे छुड़वाएंगे उनको सर? आप अपने वो कैसे इनको छुड़वाएंगे? अब एक तो ये जो बहरी जहाज है ना, ये कार्गो शिप्स जो हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है सर। अब उसकी वजह यह है कि देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स होती हैं वो होती है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के पास टोटल शिप्स कितने हैं वैसे, आपका क्या ख्याल है? तुक्का मारूं? हाँ तुक्का मारें। क्यों तुक्का मारूं? 188। और चाइना जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, उसके पास कितने जहाज़ है? 115। पाकिस्तान के पास कितने जहाज़ है? 12 से लेकर 14। अच्छा, उसके मुकाबले में जो छोटे छोटे मुल्क है, मतलब मंगोलिया एक मुल्क है जिसके साथ कोई समंदर नहीं है, उसके पास 368 हैं और 3000 शिपिंग कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं सारे। अच्छा, पनामा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपनीज जो है ना वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। पनामा के अंदर जो है ना 8540 शिपिंग कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा लाइबेरिया, आपने लाइबेरिया के झंडे वाले आपने देखे होंगे जहाँ 5740 वहाँ पे वो है रजिस्टर्ड है। मार्शल आइलैंड जो छोटा से आइलैंड्स का ना वो सारा सा है, उसके अंदर नज़र ही नहीं आता वो। 6200 कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, 6200 शिप्स हैं वहाँ पे उनके। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो सोमालिया के अंदर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं ना, इसके ऊपर पलाव जो मुल्क है उसका झंडा लगा हो। पलाव जो है ना 18,000 आबादी का छोटा सा मुल्क है। छोटा सा, मैं बीच में रहूं, ब्रेक दूंगा आपको। मुशाहिद हुसैन सैयद वाइल एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुरानी बात है, तो मुशाहिद हुसैन सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर्सन को बोला क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे आज पता चला है कि एक पुलाव नाम का भी मुल्क है। सर देखिए ना, ये 117 किलोमीटर का मुल्क है सर। अच्छा, उसके अंदर जो है ना 18,000 आबादी है और वहाँ पे 430 जहाज़ हैं उनके, बहरी जहाज़। अब ये है क्या चक्कर? क्या चक्कर ये होता है कि कोई भी जो शिप है ना सर, वो किसी मुल्क के फ्लैग के बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकता इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। और ये जो मालकान है ना जहाज़ों के, इन्होंने छोटे मुल्कों के अंदर जाके इसको रजिस्टर करवा लेते हैं और उसके बाद ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। पनामा में सबसे ज़्यादा इसलिए है कि कोलन एक उसका शहर है जिसको फ्री सिटी कहते हैं, वो फ्री ट्रेड सिटी है, फ्री टैक्स जोन है। ये जितनी जो पनामा पेपर्स के अंदर जितनी कंपनीज है सारी की सारी वहाँ पर रजिस्टर होती है। वहाँ पर आप कोई भी जाकर चीज़ रजिस्टर करवा सकते हैं, गवर्नमेंट वहाँ से आपसे पूछेगी नहीं। अच्छा, वहाँ पे ये सारे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर ऑफशोर कंपनीज होती हैं। अब उसके पीछे मालकान कौन है किसी को कुछ पता नहीं होता, और वो बगैर मालकान के ऑफशोर के हवाले से यही बात तो सामने आती है कि ऑफशोर में जो रियल बेनिफिशियरी है या रियल ओनर है उसका नहीं पता। अच्छा। वो तो कोई पनामा पेपर टाइप की चीज लीक हो तब आपको पता चलता है कि भाई ये इसकी है। 6 जगहों पे कंपनियां रजिस्टर करवा के ना आगे उन्होंने शिप लिया होता है और छोटे मुल्क के अंदर रजिस्टर करवा के उसका झंडा लगाया होता है। अब उसका उनको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करें शिप डूब गया है तो मालिक तक तो बंदा पहुँच ही नहीं सकेगा, ना कोई अदालत उसको पकड़ सकेगी। और इसी तरह जैसे ये पाकिस्तानी है ना या वहाँ पे इंडोनेशियन वो फंसे हुए हैं ना, अब मालिक गायब है। ये तो मालिक की जिम्मेदारी है ना, अपना शिप छुड़वाए, वो उनसे $3 मिलियन दे उनको या किसी गवर्नमेंट को एक्टिव करे और वहाँ से उनको छुड़वा दे। अब वो मालिक तक इनकी रसाई नहीं, मालिक गायब हो जाता दरमियान में। और किसी जगह पर अगर फ़र्ज़ करें जहाज़ के अंदर तेल होता है, वो तेल फैल जाता है, उसको साफ़ करने के लिए $1 बिलियन चाहिए आपको। अब मालिक ही नहीं है तो कौन पकड़ेगा आपको? तो इन्होंने एक फ्रॉड, एक इंटरनेशनल स्कैम है और उसकी वजह से ये सारी सूरत पैदा हुई है। अब ये देखें, ये जो लोग
होते हैं, क्या करते हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं उनके लीगल पेपर्स रख लेते हैं अपने पास, उनको समंदर के हवाले कर देते हैं, और वो बेचारे इसी तरह पड़े होते हैं जैसे पाकिस्तानी वहाँ पे पड़े हुए, इंडोनेशियन वहाँ पे पड़े हुए हैं, मालिक तक रसाई कोई नहीं है, और जो मालिक जिस मालिक तक हमारी गवर्नमेंट पहुँची है उसका सिर्फ तेल है उसके अंदर, वो सिर्फ तेल वो मंगवाया उसने, बाकी जहाज़ जो वहाँ पे फंसा हुआ है। और ये हमेशा इसी तरह होता है।